नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज कुछ सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला। लेते हैं करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है राज सूर्यवंशी ने, और राज ने बताया कि उनके पास में कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर वो SIP कर रहे हैं। SBI स्मॉल कैप में 1000 पर मंथ, कोटक स्मॉल कैप में 500 पर मंथ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000 पर मंथ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में जो कि एक मिड कैप फंड है 1500 पर मंथ, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1500 पर मंथ। और जानना चाहते हैं कि 14-15 साल के नज़रिए से ये कैसा पोर्टफोलियो है। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो 3 स्कीम्स रखने का मुझे कोई रीज़न समझ नहीं आता है कि आपने 3 स्मॉल कैप फंड ले लिए हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका जो टोटल एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो भी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि आपने ये इन्वेस्टमेंट शायद हाल ही में शुरू किया है, और ये देखते हुए कि स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही थी या दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। और अगर आप इस ऑब्जेक्टिव के साथ या इस एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले हैं और जब नहीं मिल पाएंगे तो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, तो मेरे हिसाब से आपको स्मॉल कैप में थोड़ा सा एलोकेशन कम करना चाहिए, स्कीम्स कम करनी चाहिए। हालांकि तीनों स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन आप यदि स्कीम्स कम करें तो बेहतर होगा। और आपको जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये मेजरली मतलब इसका जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है, तो इसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा लें तो वो बेहतर होगा। तो बाकी स्कीम सारी अच्छी हैं, लेकिन एलोकेशन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको बदलाव करना चाहिए। और क्योंकि आपने बात की है कि आप 14-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यदि मैं 12% के CAGR से इसे कैलकुलेट करूं तो 15 ईयर्स में 5500 की यदि आप SIP कर रहे हैं तो ये लगभग आपके 26 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि नज़रिया काफ़ी लंबा है, तो यदि मैं ये कहूँ कि आप 10% से स्टेप अप कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को, तो वहीं आपका जो टोटल अमाउंट है 15 ईयर्स में वो करीब 45 लाख से अधिक हो सकता है। मतलब यहाँ कैलकुलेट करें तो 45 लाख 51,000 निकल कर आ रहा है। तो 45.5 लाख के आसपास आप इकट्ठा कर सकते हैं यदि हर साल 10% से आप अपनी SIP को स्टेप अप करेंगे, और यदि 12% का CAGR यहाँ पर आपको मिल पाता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप से बेटर रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मैं अक्सर ऐसा क्यों कहता हूँ कि आप स्मॉल कैप में कम एलोकेशन कीजिए। उसकी जो बड़ी वजह है वो है वॉलेटिलिटी, क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा होती है। और ख़ास करके ऐसे इन्वेस्टर्स जो तेज़ी देखकर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें अक्सर जब गिरावट होती है तो बहुत घबराहट होती है। तो 15 साल की बात तो दूर है, लेकिन 3-4 साल में ही जब ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पर गिरावट आ गई और रिकवरी में टाइम लग रहा है, तो इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो इसके लिए या तो आपके पास इतना पेशेंस हो सच में कि यदि मेरा पोर्टफोलियो 50% भी हो जाता है तो भी मुझे कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि हमने ऐसा कई बार देखा है, चाहे हम 2008 की बात करें जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, या फिर हम कोविड-19 की बात करें 2020 में, तो मार्केट में तेज गिरावट देखी गई। तो उस वक्त पर ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट की तेजी को देखकर मार्केट में एंटर करते हैं, वो अक्सर मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो इसके लिए यदि आपका पोर्टफोलियो कम वॉलेटाइल होगा तो शायद आप लंबे समय तक वहाँ टिके रहेंगे। और जब आप में मैच्योरिटी आ जाती है, काफ़ी टाइम से आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपने इस तरह की साइकिल्स देख ली होती हैं, और आपको ये विश्वास होता है कि गिरावट के बाद में मार्केट में तेज़ी भी आएगी, तब थोड़ा इस तरह का रिस्क लेना सही रहता है।
बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है प्रकाश कुमार ने। प्रकाश ने कहा है कि उन्होंने लोन लिया है और लोन जो है वो प्रॉपर्टी उनके फादर के नाम से है, जबकि जो लोन लिया है वो प्रकाश जी ने बताया कि उन्होंने लिया है। तो जानना चाहते हैं कि इस पर अगर इंश्योरेंस हुआ है तो किसका हुआ होगा। ये आपको डॉक्यूमेंट देखकर मालूम चलेगा। पहली बात यह है कि बैंक ने प्रॉपर्टी को इंश्योर किया है या फिर जिस पर्सन ने लोन लिया है उनकी लाइफ को इंश्योर किया है। अक्सर देखा जाता है कि इंश्योरेंस जो होता है वो बेसिकली पर्सन का होता है, क्योंकि बैंक को ये डर होता है कि जो व्यक्ति लोन ले रहा है यदि उसकी डेथ हो जाती है लोन के टर्म के दौरान तो लोन कैसे रीपे होगा, बैंक कैसे रिकवरी करेगा। तो इसके लिए जो पर्सन लोन लेता है उसका लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ पर चांसेस तो यही हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई होगी, यदि दी गई है तो, और वो बोरोवर के नाम से यानी कि जिसने लोन लिया है उसके नाम से दी गई होगी। लेकिन फिर भी पहले तो ये चेक करें कि क्या यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई है या फिर प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस किया गया है, और यदि लाइफ इंश्योरेंस है तो फिर क्या वो बोरोवर के नाम पर है या नहीं है। ये साफ साफ आप जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आपको मिला है उसमें देखकर आपको पता चल जाएगा। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है धवनित जाधव ने। धवनित ने बताया कि उनकी एज है 30 ईयर्स की और वो गांधीनगर गुजरात के रहने वाले हैं, और धवनित का इन्वेस्टमेंट होराइजन है 28 ईयर्स। धवनित बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है आपने कि 30 ईयर्स की एज में आपने शुरुआत की है और आप चाह रहे हैं कि 58 ईयर्स, शायद आप रिटायरमेंट के हिसाब से बात कर रहे होंगे, बट कोई भी आपका गोल हो लॉन्ग टर्म का तो आपको फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा, ये बात तय है। स्कीम्स की बात करते हैं तो आपके पास है SBI ब्लू चिप फंड जो कि एक लार्ज कैप फंड है, उसमें 500 पर मंथ की SIP चल रही है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड में 1000 पर मंथ की SIP, कोटक मल्टी कैप फंड में 1000 पर मंथ, HDFC मल्टी कैप फंड में 1000 पर मंथ, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 पर मंथ, और मेरे असेट फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 पर मंथ की आपकी SIP है। अब यहाँ पर आपका जो एलोकेशन है वो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लार्ज कैप तो ठीक है, लेकिन यदि आप बात करें इतने लंबे समय की तो वहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर होना चाहिए। और आपके पास जो स्कीम्स हैं ये फ्लेक्सी कैप स्कीम्स जो हैं इनका मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है। जो मल्टी कैप फंड हैं वहाँ पर आपको मालूम है कि लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सभी में मिनिमम 25% एलोकेशन होना ज़रूरी है, और यहाँ भी देखा जाए तो लार्ज कैप में एलोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, आप किसी भी समय पर यदि देखेंगे। और मिड कैप में आपने सिर्फ 1000 रुपीज़ की SIP की हुई है। तो आपको मेरा एक सुझाव है कि एक तो आपको अलग से स्मॉल कैप फंड ऐड कर लेना चाहिए, और या फिर मल्टी कैप में आपको एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 2 मल्टी कैप हैं लेकिन दोनों में मिलाकर 2000 पर मंथ की ही SIP हो रही है। तो यानी कि आपको स्मॉल कैप में एलोकेशन कम मिल रहा है और साथ ही आपको मिड कैप में भी एलोकेशन कम आपका हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि आप क्या कीजिए, SBI ब्लू चिप फंड में आप SIP बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली लार्ज कैप में एक्सपोजर आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के जरिए मिल ही रहा है। तो वहाँ से SIP बंद कर दीजिए और आप कोटक मल्टी कैप और HDFC मल्टी कैप में, और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप, मेरा एसेट फ्लेक्सी कैप भी है, यदि फंड्स आपको बाकी बंद नहीं करने हैं तो आप क्या कीजिए, इन फ्लेक्सी कैप में और मल्टी कैप में अमाउंट बढ़ा दीजिए। तो इससे ये होगा कि आपका जो एलोकेशन है वो मिड कैप में, स्मॉल कैप में और लार्ज कैप में ठीक हो जाएगा। और क्योंकि आपने बात की है 28 ईयर्स की, तो यदि मैं सिंपली 12% के CAGR से एक कैलकुलेशन करूं कि 28 साल में कितने पैसे बन सकते हैं, तो ये आपके निकल कर आ रहे हैं 2,43,45,000, यानी कि लगभग कह लीजिए कि 2,43,44 लाख के आसपास ये आपके बन सकते हैं। लेकिन अगर हम 6% का इन्फ्लेशन मानकर चलें तो 28 ईयर्स के बाद इन पैसों की वैल्यू, जो कि 2,43,00,000 की हम बात कर रहे हैं, वो आपके
आज के कितने पैसों के बराबर होगी? लगभग 47 लाख या 48 लाख के आसपास। तो इसके लिए जब आप 28 ईयर्स की बात कर रहे हैं, आपको बड़ा टारगेट लेकर चलना चाहिए। तो एक सुझाव ये है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर 10% का एटलीस्ट स्टेप अप करें कि हर साल 10% से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता रहेगा, तो जाकर आप 28 ईयर्स में 6 करोड़ रुपए करीब इकट्ठा कर पाएंगे। और हो सके तो समय के साथ, क्योंकि बात है 28 ईयर्स की, आपकी इनकम कई गुना बढ़ेगी और आप समय समय पर और भी जितना अधिक हो सके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें। तो एक तो आपको अमाउंट बढ़ाना है, ये मेरा सजेशन है, और दूसरी बात, स्कीम में थोड़ा सा बदलाव करने का सुझाव मैं आपको दे रहा हूं। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है पराग सहानी ने। पराग ने बताया कि उन्होंने जो होम लोन लिया था वो उन्होंने ऑलमोस्ट रिपे कर दिया, यानी कि उन्होंने बीच बीच में और पेमेंट करते गए होंगे ईएमआई के अलावा, तो जल्दी लोन पूरा हो गया और अब कुछ थोड़ा बहुत बचा है। तो पराग को लगता है कि 2 साल में भी पूरा हो जाएगा, तो उन्हें इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भरना है, ऐसा पराग चाहते हैं। तो पराग, अक्सर जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं लोन लेते समय, जो कि अक्सर बैंक आपको देते हैं, तो वहाँ पर होता यह है कि वो अक्सर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होती है, यानी कि उसका जो टोटल प्रीमियम है इंश्योरेंस कंपनी को बैंक एक बार में ही पे कर देता है और उस प्रीमियम के अमाउंट को आपके लोन में जोड़ देता है। तो आप अपने लोन की ईएमआई भी पे कर रहे होते हैं और जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के लिए लोन लिया गया है उसकी भी ईएमआई आप पे कर रहे होते हैं। ये कई बार जो कस्टमर है, बोरोवर है, उसको समझ में भी नहीं आता है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि अक्सर बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी को एक बार में ही पूरा प्रीमियम पे कर दिया जाता है, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक जो इंश्योरेंस पॉलिसी देता है वो किसी इंश्योरेंस कंपनी से आपको इश्यू होती है, जिसके साथ में उस बैंक का टाई अप होता है। अब ऐसे में यदि आप देखेंगे, आप अपनी पॉलिसी को चेक कर सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन जैसा मैं अनुमान लगा रहा हूं, अगर ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है और ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया गया है, तो लोन रीपे करने के बाद भी आपका कवर जो है वो इंटैक्ट रहेगा जिस टर्म के लिए वो दिया गया था। मान लीजिए आपने 20 ईयर का लोन लिया था, तो शायद पॉलिसी भी आपको 20 ईयर्स की दी गई होगी, और यदि आपने लोन 5-6 साल में पूरा कर दिया तो भी आपका जो कवर है वो 20 ईयर्स तक रहेगा। अब आपको यदि उस पॉलिसी को फोरक्लोज करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ पॉलिसीज़ में ये ऑप्शन होता है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में कि यदि आप उसे टाइम से पहले बंद करना चाहेंगे तो जो प्रीमियम है उसका कुछ अमाउंट आपको रिफंड हो सकता है, लेकिन ये आपको चेक करना होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्रॉम पॉलिसी टू पॉलिसी। किसी पॉलिसी में सुविधा नहीं होती है, किसी में ऐसी होती है कि आपको कुछ पैसा मिल सकता है। लेकिन मेरा सुझाव ये भी है कि यदि आपको थोड़ा बहुत पैसा वापस मिल रहा है उसमें से, उसके बजाय आपको इस पॉलिसी को कंटिन्यू करने में ज़्यादा फायदा दिखाई देता है। भले ही लोन आपका पूरा हो गया है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस कवर तो आपका है, जो पॉलिसी मिली हुई वो तो आपकी है उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि यदि उसमें टर्म इंश्योरेंस प्लान है और उसका जो प्रीमियम है, जो उसका कवर है, वो यदि एक फिक्स है, तो ऐसे में गॉड फॉरबिड यदि बोरोवर को कुछ होता है, यदि बोरोवर नहीं बल्कि अगर लोन रीपे भी हो गया है और वो पॉलिसी होल्डर को कुछ होता है उस टाइम के दौरान, तो उसके फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इस उम्मीद के साथ पॉलिसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। सब बातें मैंने अनुमान के तौर पर बताई हैं। सच्चाई ये है कि जब आप पॉलिसी को पढ़ेंगे उसके अंदर सब कुछ ये लिखा होगा, तो आप उसे देख लीजिए और ज़रूरत पड़े तो आप पॉलिसी की डिटेल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको विस्तार से इसे समझा पाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन सवालों के मैंने उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है ये ठीक से आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से अपने सवाल, अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।